आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले इस सीरीज में के पार्ट 2 में, जहां हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है या एक केमिकल इक्वेशन होता है तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जो है उस केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस को जो है बेसिकली हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस होता क्या है। देखिए, आप लोगों को मालूम है, जो हम लोगों ने मास कंजर्वेशन के लॉ को क्लास 9th में देखा था, उसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हर कंडीशंस में जो है इक्वल होगा। और एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब फिर इट जस्ट ट्रांसफॉर्म द चेंजेज, ट्रांसफॉर्म इट्स शेप। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज हो जाना। लेकिन यहाँ मास के कंजर्वेशन की बात होती है, तो मास भी जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकली बराबर होते हैं। जितना रिएक्टेंट लगाएंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। आप कह सकते हैं कि सर हर कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे आइडियल कंडीशंस में होते हैं, जहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत जगह अगर कोई फ्यूल बर्न हुआ तो धुआं बनकर निकल गया, तो धुआं तो आपके पास रहा नहीं। फिर आप वो क्या हो गया कि वो फ्यूल की एनर्जी जो है, मान लीजिए अगर बाइक चलाने में है तो बाइक के चक्के को घुमाने में लग गया, अगर खाना गर्म करने में है तो ही गर्मी में लग गया। लेकिन वो गर्मी सिर्फ फूड तक ही नहीं गई, बल्कि वो इन्वायरमेंट में भी आगे की ओर प्रोसीड किया। तो हम लोग यहाँ पर इन रिएक्शंस को लिखेंगे और लिखने के बाद देखेंगे कि उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले राइटिंग ए केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोई भी रिएक्शन, जैसे हम लोग यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला ही रिएक्शन लेते हैं, हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाला रिएक्शन, जहाँ पर हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट के तौर पर फॉर्म किया। तो यहाँ एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर फिर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये एक सिंपल रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ 2 ऑक्सीजन है और एक तरफ सिंगल ऑक्सीजन है। ओके, तो रिएक्शन तो ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वाइज आप सही कह रहे हैं कि इतना बना, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो फिर एटम्स तो बैलेंस नहीं हुए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इक्वेशन को लिखने के बाद हम लोग उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो इक्वेशन को लिखने में सबसे पहले हम लोगों को रिएक्टेंट का ध्यान रखा जाता है और फिर प्रोडक्ट का, कि 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट को हम लोग बेसिकली जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और प्रोडक्ट को हम लोग जो है कहाँ लिखते हैं, ये राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड, देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर दोनों तरफ से एलिमेंट्स की संख्या बराबर है तो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस बोलेंगे। इफ़ नॉट, अगर बराबर नहीं है, इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में आप देखिए कि दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ एक मैग्नीशियम है, ठीक है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है। दैट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। अब इसी जगह हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि सच इसके बाद जब हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसका हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो सच केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। मान लीजिए अगर आप सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए अनबैलेंस भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जी आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखा है। सिंपली आपने एक ढांचा बना दिया है, एक स्केलेटन लिख दिया है। एक सिंपल वे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बट दैट्स नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस तरह से हमारा ये आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को लिखा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एक रिएक्शन को आप लोग जो है रिकॉल करिए, जैसे कंजर्वेशन वाला जो क्लास 9th में आपने देखा था। तो वहाँ पर आपने देखा था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो रिएक्शन में दोनों तरफ के मास बराबर थे, है ना। जितना रिएक्टेंट हुआ उतना ही प्रोडक्ट हुआ, वजन करके जब निकाला गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, यहाँ भी 1 सल्फर है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ
बैलेंस। इसको आप लोग यहाँ से चेक कीजिए। देखिए इस टेबल पे ध्यान देंगे आप लोग कि इसमें कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब आप देखिए कि क्या सबकी संख्या लेफ्ट हैंड साइड यानी जो रिएक्टेंट की तरफ का साइड है ये क्या हो गया जी, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो गया जी आपका RHS राइट हैंड साइड। अब हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ क्या रिएक्टेंट की संख्या बराबर है, और जब बराबर रहेगी तो कहेंगे कि हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या बराबर रहेगी तो कहेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है। जैसे देखिए जिंक लेफ्ट हैंड साइड में भी एक है, राइट हैंड साइड में भी एक है। हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। अब आप सल्फर देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। अब आप ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो वी कैन इजली से दैट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। कैसा रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन जो है ये आपका बैलेंस्ड है। लेकिन बच्चों हर जगह इतना इजी वे में नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारे क्रिटिकल इक्वेशंस भी मिलेंगे जिसको बैलेंस करना एक प्रीटी चैलेंज होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ बैलेंस करने के बेसिक रूल्स, क्योंकि आप अभी बिगनिंग में हैं, अभी आप सीख रहे हैं। जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तभी जाकर आप उसको फर्दर एक से एक डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आयरन और वाटर दोनों रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके देखिए यहाँ पर कि आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। इस इक्वेशन को जनरली हम लोग बैलेंस करके देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी प्रोसीजर करते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में L, देखिए यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कितने पड़ रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, मात्र 1 हो रहा है। इधर 1 है और इधर 4 है। इज अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड कितना क्या हो गया भाई, अनबैलेंस है। जब केमिकल्स एक ही नहीं है तो अनबैलेंस ही होगा, एक भी अगर अनबैलेंस होता है तो रिएक्शन विल बी अनबैलेंस्ड। तो अब इसको हम लोग कैसे कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहला स्टेप द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप दैट वी टेक व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जैसे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एक स्केलेटन लिख देते हैं। स्केलेटन मतलब मेन क्या रिएक्टेंट है क्या रिएक्टेंट है, और फिर इधर लिख देते हैं क्या प्रोडक्ट है। इसकी जानकारी हम लोगों के पास रहती है, और उसके बाद हर सेपरेट इसको एक बॉक्स उसके चारों ओर बना देते हैं। ठीक है, जितना भी फार्मूला है केमिकल, जैसे यहाँ Fe3O4 हो गया, या H2 हो गया, H2O हो गया, इन सब के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हाउ मैनी रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ओके, आइए अब हमारा स्टेप सेकंड देखिए। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट का साइड होता है और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट का साइड होता है, उसमें हम लोग जो एटम्स भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को काउंटिंग कर देते हैं। जैसे आयरन लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे इस इक्वेशन में 1 है, देखिए यहाँ जो आयरन है 1 है, हाइड्रोजन 2 है। अब आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ऑक्सीजन 1 है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। आयरन 3 है, देखिए आयरन 3 है, फिर आप यहाँ देखिए सेकेंड बता रहा है हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है 4 है, तो यहाँ देखिए रिएक्शन में ऑक्सीजन 4 है। मतलब एक बात तो भाई क्लियर हो गई कि अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने हैं। अब इन्हीं को तो बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसको करना है, किसको बैलेंस करना है, अगर इसकी जानकारी आपके पास हो जाएगी तो आप बढ़िया से काम को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आइए अब हम लोग स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 एक सिग्निफिकेंट है स्टेप है। इसमें हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स को चुनते हैं और फिर इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है कि ये बहुत इनकन्वीनियंट होता है
अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को एक ही साथ बैलेंस करना शुरू कर दें, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट सेपरेट बैलेंस करेंगे। ठीक है, पहले एक एक को चुनेंगे। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग उस एटम्स को लेते हैं जिसके सबसे ज़्यादा नंबर एटम्स मौजूद होते हैं। तो आप पूरे रिएक्शन में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके एटम्स मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, Fe3O4। तो ऑक्सीजन के एटम मौजूद है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि भाई ऑक्सीजन से बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो इनिशियली में क्या था जी, इधर देखो H2O है, तो इसमें एक ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये रिएक्शंस आपके दिए हुए हैं। जैसे इधर देखिए एक यहाँ ऑक्सीजन है, पिछले वाले रिएक्शंस को अगर आप गौर करें तो यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि 4 तो ये है ही ऑलरेडी, इसके बराबर में अगर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या किया कि वाटर जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए H2O है, H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में पहले से है, यानी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा एटम वाले संख्या को बैलेंस कर लिया। ठीक है, इधर को 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी जो है 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया, अब आप देखिए, अब जो है उसके बाद इसको तो हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब देखेंगे कि FeNH मतलब आयरन और हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया लेकिन आयरन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। पिक एनी दीज एलिमेंट्स टू फर्दर प्रोसीड फर्दर। अब इस दोनों में से कोई एक को हम लोग लेकर और फर्दर हम लोग प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब आप हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अब आप देखिए हाइड्रोजन एटम को कैसे किए। शुरू में देखिए हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर अगर आप रिएक्शंस को देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इधर 2 एटम्स इसके लगे हुए हैं और उसी को हमें बैलेंस करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या किया है कि हम लोगों ने 8 हाइड्रोजन एटम ले लिए हैं 8 से बैलेंस करने के बाद। और तो फिर राइट हैंड साइड में H2 है, तो H2 को क्या करेंगे हम लोग, 8 अगर यहाँ ले लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर को, तो 4 से मल्टीप्लाई पहले वाले स्टेप नंबर 3 में किया था हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई H2O को, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना था, 4 करना था। तो बैलेंस करने के कारण क्या हो रहा है कि 4H2 है, इसके कारण ये कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, 8। 8 हो जाने के कारण भाई अब हमें राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की तरफ भी 8 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने H2 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो तो H2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से हम लोगों ने H2 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते ही जो है हमारे पास इसके हम लोगों ने देखा कि 4H2 हो गया, यहाँ 4H2 हो गया। तो हमारा ये देखिए स्टेप नंबर 4 हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। क्लियर है? अब आ जाइए स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोगों ने सबको तो बैलेंस कर लिया, लेकिन आयरन तो बचा हुआ है। एक तरफ आयरन भाई 3 है और एक तरफ आयरन आप अपने एक ही दे रखा है, तो फिर यहाँ भाई आयरन को बैलेंस करना होगा। क्लियर है ना? हम लोगों ने इस बात को फाइंड आउट किया कि विच एलिमेंट इज लेफ्ट इंटैक्ट, दैट इज द आयरन। तो हम लोगों ने आयरन को कर लिया, तो यहाँ देखिए 3 आयरन लगा दिए यहाँ पे 4H2O, और क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितने आयरन्स थे, 3, तो यहाँ पर हम लोगों ने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 3Fe हमारे पास आ गया, और यहाँ जो हम लोगों ने बनाया Fe3O4, इस तरह से हमारे पास जो है ये एक तरफ से आप देखेंगे कि पूरे के पूरे इक्वेशंस में दोनों तरफ में जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है,
तो कुल मिलाकर हमारे पास अगर आप समरी में देखें तो हमारे पास कुल मिलाकर ये 6 स्टेप्स हुए और 6 स्टेप्स में हम लोगों ने रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया। अब देखिए, अब क्या है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, अब जो नॉर्मल कंडीशंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके तो आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे अब मान लीजिए उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, कुछ रिएक्टेंट सॉलिड होगा, कुछ जो है लिक्विड होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आयरन की जब रस्टिंग हो रही है तो वाटर जो है वेपर फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में है। और आयरन किस फॉर्म में था जी? सॉलिड फॉर्म में था। तो इसके फिजिकल स्टेट को भी दिखाना पड़ेगा। तो स्टेप 7 के अंदर में हम लोग ये लिखते हैं कि जैसे 3 Fe है, Fe को सॉलिड है तो सॉलिड में Fe लिखने के बाद आपको यहाँ छोटा सा स्मॉल s देना होगा ब्रैकेट में। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन करने वाला एलिमेंट जो होता है वो क्या है? सॉलिड है। क्लियर है? अब वाटर वेपर है, वाटर लिक्विड भी होता है, वाटर आइस अगर कन्वर्ट हो गया तो सॉलिड भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें वेपर दिखा रहे हैं तो H2O को जो है हम लोग किसमें? G लगा देते हैं। H2O का मतलब, G का मतलब होता है गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। वेपर इज अ काइंड ऑफ गैस, वेपर फॉर्म इज इन द मोड ऑफ गैस। अब यहाँ देखिए Fe3O4, ये जो रस्ट हुआ, ये रस्ट वाला जो पोर्शन हुआ, ये भी तो एक प्रकार का सॉलिड ही इंग्रेडिएंट हुआ। और फिर ये हाइड्रोजन गैस जो है, ये देखिए क्या हो गया, ये H2 गैस निकल गया। क्लियर है? तो H2 गैस निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये अब किससे निकलेगा? पॉप साउंड पे। ठीक है, पॉप साउंड के साथ जो है सो ये निकल रहा है। आइए अब यहाँ देखिए कि Fe हो गया, H2O हो गया, रिएक्ट करने के बाद ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बनाया? Fe3O4 और H2 गैस बना। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये क्या हो गया जी भाई? बैलेंस हो गया ये रिएक्शन। क्लियर है ना? नाउ अब आप देख रहे हैं सिंबल G इज यूज विथ H2 टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन फॉर्म ऑफ स्टीम, वेपर जिसको मैंने बोला। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम। कहता है कि अगर मान लीजिए आपको अगर स्पेशली बोला कि अब आप बताइए कि रिएक्शन जो कर रहा है इसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट की का फिजिकल स्टेट क्या है, अगर ऐसा इंडिकेट करने के लिए बोल रहा है तभी इंडिकेट कीजिए। अगर नहीं भी करते हैं, सिंपली रिएक्शन लिख देते हैं बैलेंस करके, देन योर एफर्ट विल बी वैलिड, वो सही माना जाएगा। ठीक है? अब कभी कभी रिएक्शंस में क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर भी लिखते हैं, प्रेशर भी लिखते हैं, क्या कैटलिस्ट यूज किया उसको भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाले रिएक्शंस में आप लोग देख रहे हैं, नीचे वाला रिएक्शंस में देखिए, जैसे मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH3OH बना रहा है। इसमें देखिए 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अप्लाई करना पड़ रहा है। तो एक प्रकार से ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। फिर आप देखिए दूसरा रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, आपको मालूम है कि ये फोटोसिंथेसिस वाला ही रिएक्शन है। तो अब आप देखिए कि यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये रिएजेंट हुआ रिएक्ट मैंने इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, तो रिएक्ट करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाया और वाटर बनाया। ठीक है, और बन के ये निकल गया। और फिर इस रिएक्शंस को वही प्रॉपर ढंग से, जैसा कि अभी आपके शुरू के 6 टॉपिक्स बताए गए स्टेप, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि, मैं नहीं चाहता कि अनावश्यक वीडियो लंबा हो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको गहराई से समझने के लिए इसको बार बार देखिए, आपको कंटेंट जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।